वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सो बहुत नमस्कार। आई होप कि सभी बच्चे बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, बढ़िया हैं। गजाला, वेक्टर, प्रिंस, कमलेश, टिंकू, रिचा, अरिजीत, उचित, सबको नमस्कार करते हुए हम क्लास शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक मेरे पास, हाँ सर, क्लास ओपन हो गई है, हो गई है, सही चल रही है, माहौल एकदम बढ़िया से। हुसैन, हरिकेश, अजीत, सौरभ, अजय, राधे राधे भाई। चलो, तो आज हम क्लास में क्या है, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की जो परम है उसकी बात करने वाले हैं। सर कल जाला नोट नहीं अपलोड हुआ है। कल जाला, अच्छा हाँ, मैंने जस्ट अभी भेजा है, कल वाला लिखना चाह रहे होंगे आप। मेरे पास अभी आया, मैं शायद कल भूल गया, पता नहीं कैसे। वन ऑफ द रेयर है ना मोमेंट इन लाइफ की नोट्स में सेंड करना भूल गया। तो मैंने जस्ट अभी आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही 5-7 मिनट पहले ही मैंने वो नोट्स भेजे हैं। तो आज अपलोड हो जाएंगे वो ना, कल वाले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, अच्छा, कल हम रात को 9 बजे क्लास ले रहे थे यूट्यूब सेशन पे, पर पता नहीं कल क्या इंटरनेट के क्या इशू आया। अ, उसमें फिर कल आधे घंटे ही क्लास हो पाई। हाँ, आज आगे कराऊंगा मैं उसमें सारे क्वेश्चन। हम आपको इसमें एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एलपी के सारे क्वेश्चन जो है मिरर के जो आए हुए ना, करवा देंगे। वो एक दो तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी है। सीडीएस का क्वेश्चन, सीडीएस के भी हो रहे हैं, जब हम कर रहे हैं अपने आप से ऑटोमेटिकली सीडीएस टीचिंग वगैरह। जब मैं कोई पेपर बोलता ना, फिजिक्स सब जगह सेम होती है, टॉपिक सब जगह सेम है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेवल का फर्क होता है। बिहार में तूफान आया है। अच्छा चलो, तो बेटा पहले हम लिखते हैं बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की पर में। ज्यादा मोटा सा हो गया। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की पर में। बर्नौली की पर में, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक। राजा कह रहे क्वेश्चन था, हाँ भाई बोलो। शुरू कर दें, एक बार जब शुरू हो जाएगा फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। सर अगर इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन नाइट्रोजन गैस नहीं भरा जाए और बल्ब क्यों फ्यूज हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिसिटी पास करते टाइम मैक्सिमम हीट 2000 से 2500 डिग्री उत्सर्जित होती है, जबकि टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 है। भाई टंगस्टन का गलनांक 3500, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके अंदर टंगस्टन है, तो ये होता क्या ना कि जो अगर आप उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो बेटा ऑक्सीजन बर्न हो जाएगी, जलने लगेगी बहुत तेजी से, तो बहुत तेजी के साथ वो टेम्परेचर और बढ़ा देगी। अभी उसका टेम्परेचर 2-2500 डिग्री तक तब पहुंच पाता है, उसके अंदर आर्गन नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। ऑक्सीजन भर दोगे तब नहीं, तब ज्यादा चला जाएगा। और दूसरा, तो अंदर की गैसें तुरंत बर्न हो जाएंगी, जल जाएंगी वो, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। अंदर तो वैक्यूम ही क्रिएट हो जाएगा एक तरीके से। जबकि हम चाह रहे हैं कि जो अंदर गैसें हैं, जब वो फिलामेंट गर्म हो तो आसपास की गैसों को भी गर्म कर दे, और वो गैसें भी हीट को और ज्यादा रोशनी को फेंकने में हेल्प करें। ठीक है। नॉन रिएक्टिव गैसें भरनी होती हैं, रिएक्शन ना करें किसी चीज के साथ, है ना। फिलामेंट के साथ कोई रिएक्शन ना करें, वो बर्न ना हो जाए, जल ना जाए बहुत तेज। अगर वो गैसें खुद भी जलेंगी तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगी, है ना, इसलिए। अब यहाँ पे लिखा हमने बर्नौली थ्योरम, बर्नौली की पर में। पहले मैं इसका आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, फिर इसमें हम आगे की बात करेंगे। ठीक है। अब देखो, बर्नौली साहब ने हमारे से क्या कहा कि अगर कहीं पर स्पीड ऑफ फ्लूड, स्पीड ऑफ फ्लूड यानी कि द्रव की चाल बहुत ज्यादा हो, यानी कि द्रव जो है, द्रव का मतलब आपको मैंने कई बार बताया क्लास में, फ्लूड द्रव का मतलब होता है तरल या गैस, कोई भी चीज आप ले सकते हो। कि अगर कहीं पर द्रव की चाल बहुत ज्यादा हो, यानी कि बहुत तेजी के साथ हवाएं भाग रही हो या पानी बहुत तेजी से भाग रहा हो, अगर कहीं पर फ्लूड की स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो बहुत तेजी से भाग रहा फ्लूड एक लो प्रेशर क्रिएट करता है, कम दाब का क्षेत्र पैदा करता है। कम दाब का क्षेत्र लो प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक। और अगर हवाएं या कोई पानी बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हो, स्पीड जो है बेटा फ्लूड की अगर बहुत ही धीरे हो,
द्रव की चाल अगर बहुत ही कम हो तो हाई प्रेशर क्रिएट करता है, उच्च दाब का क्षेत्र पैदा करता है। उच्च दाब, आए बड़े ध्यान से समझना बात को। इसके लिए हमने आपके लिए ये थोड़ा सा कुछ चीज बनाई है, इसे देखना बड़े ध्यान से। बेटा मेरे पास में देखो एक कागज का एक टुकड़ा मैंने लिया, यह भी नीचे की तरफ गिर रहा है। आपको सर ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, कुछ तो उसमें वजन होगा, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं इस पर तेजी से ऊपर फूंक मारूंगा, आप देखो क्या चमत्कार होगा। देखो सब तेजी से फूंक मार रहा हूं तो ये जो है ये कागज का पन्ना आपने देखा लगभग लगभग सीधा होने की कोशिश कर रहा था, ये हो गया बिल्कुल सीधा। अब ऐसा कैसे हो गया? केवल फूंक मारने से ये जो नीचे गिर रहा था, क्या ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया कि ग्रेविटी से नीचे ना जाके बिल्कुल सीधा हो गया? ये एक्चुअल हो क्या रहा है, जब मैं इसके ऊपर फूंक मार रहा हूं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हवाएं बहुत ही तेजी के साथ फ्लो कर रही हैं, बहुत तेजी से। फूंक मार रहे हैं मतलब क्या है, ऐसा करके देखो हवाएं बहुत तेज चलेंगी, यानी कि आप इसके ऊपर बहुत ही स्पीड से हवाएं चला रहे हैं। जब हवाएं बहुत ही स्पीड से चलेंगी तो यानी कि ऊपर एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा हो जाएगा। यानी जब मैं इस कागज के टुकड़े के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ, ये रेड सा रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, अगर बेटा मैं इसके ऊपर बहुत ही तेज से फूंक मार रहा था तो हवाएं बहुत तेज चल रही थी, ऐसा फ्लो कर रही थी बहुत ही स्पीड के साथ, तो एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा हो गया था। लेकिन नीचे थोड़ी ना फूंक मार रहा हूं मैं, नीचे तो हवाएं शांत है। अगर नीचे की हवाओं की स्पीड कम है तो वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। यानी फूंक मारने से हो क्या रहा है, इस कागज के ऊपर एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा हो रहा है, इसके नीचे हवाएं शांत है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो नीचे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, और आपको पता है हवाई जाती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो नीचे की हवाएं टक्कर मार रही हैं इस कागज के पन्ने पे, क्योंकि उन्हें लो प्रेशर की तरफ जाना है। तो इस थ्रस्ट की वजह से, इस पुश की वजह से ये क्या हो जा रहा है, कागज हमारा सीधा हो जा रहा है। तो ये हमने क्या सीखा अभी कि जब हवाएं तेज चलेंगी, तेज भाग रही हवाएं एक लो प्रेशर को क्रिएट करती हैं, अगर कहीं पे हवाएं शांत हैं तो कैसा प्रेशर क्रिएट करेंगी, वो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। जैसे कि आपने हमने शायद पहले जिक्र भी किया हो कि अगर किसी एरिया में बैरोमीटर की रीडिंग बहुत ही तेजी से गिर जाए तो बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर को नापता है। तो अगर किसी एरिया में बैरोमीटर की रीडिंग गिर गई, इसका मतलब है कि उस एरिया का प्रेशर कम हो गया। तो आपको पता है कि जहां पर भी प्रेशर कम हो जाएगा, इस एरिया में प्रेशर कम हो गया तो आसपास की हवाएं भाग भाग के उधर को जाएंगी, क्योंकि हवाएं जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो आपको उस एरिया में तूफान आते हुए दिखाई देगा। वही चीज अभी हमने यहाँ पे देखी। अच्छा, दूसरी चीज अभी जो मैंने आपको बताया कि हवाएं तेज चल रही तो लो प्रेशर क्रिएट करेंगी और हवाएं धीरे होंगे तो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। इसके हम कुछ डेली लाइफ में 2-4 एग्जांपल समझने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कल मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था। जैसे मान लो कि ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा बन जाएगा, तो ये बेटा मान लो कि किसी का मकान है और ये टीन की छत है इस पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि तूफानों में मकान की छतें उड़ जाती हैं। अब ये मकान की छतें क्यों उड़ जाती हैं, उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे बर्नौली साहब की थ्योरम की हेल्प से, है ना। ये कोई खिड़की उड़की लगी है घर में, बंद है ये। भाई देखो जब हवाएं चलेंगी तो बेटा हवाएं चल रही होंगी तो यानी कि छत के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ हवाएं भाग रही होंगी, पूरी स्पीड से हवाएं फ्लो कर रही होंगी। भाई तूफान आने का मतलब ये है कि बच्चा कह भी रहा ना कि बिहार में तूफान आ रहा है, तो तूफान का मतलब ये है कि आप छत पर देखो पूरी हवाएं स्पीड से भाग रही होंगी। तो यानी कि अगर जब तूफान आता है छत के ऊपर हवाएं बहुत तेज चलती है, तो तेज चल रही हवाएं तो लो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, यानी कि छत के ऊपर हमारे एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा हो जाएगा। लो प्रेशर कम दाब, छत के नीचे हवाएं शांत होती हैं तो ये हाई प्रेशर उच्च दाब, ठीक। वे नीचे तो हवाएं शांत नहीं, थोड़ा तूफान चल रहा है। अब यानी जब तूफान चल रहा होता है छत के ऊपर एक बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, छत के नीचे हवाएं शांत है तो यहाँ हाई प्रेशर होता है। और आपको पता हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को, तो जो अंदर वाली हवाएं हैं वो क्या करेंगे बेटा, टक्कर मारेंगी इस टीन की छत पे, इस पर टक्कर मारेंगी और क्या करेंगी अपनी ताकत से, जैसे अभी मैंने आपको कागज का पन्ना दिखाया था वो ऐसे पड़ा था, सीधा हो गया था मेरे केवल फूंक मारने से। तो बहुत तेज तूफान चल रहा होगा तो बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ऊपर, तो अंदर की जो हवाएं है वो शांत है तो यहाँ हाई प्रेशर, तो अंदर की हवाएं बाहर भागना चाहेंगी तो अपनी टक्कर से इस छत को कई बार उठा देंगी। इसलिए आपने कभी महसूस किया होगा, अगर आप एक ऐसे कमरे में है जो टीन की छत पड़ी हुई जिसके ऊपर और तूफान आ रहा हो, तो टीन की छत ना तूफान में ऐसे करती है, ढप 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 ऐसा आवाज आती होगी ना, ढड ढड ऐसे कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हवाएं बहुत तेज चल रही है, लो प्रेशर क्रिएट है, नीचे हवाएं शांत है, हाई प्रेशर है, तो नीचे की हवाएं टक्कर मार के उन्हें ऊपर जाना है, तो इसलिए उस ताकत की वजह से आपको वहां पे ऐसा लग रहा है। इसलिए लोग करते हैं जो टीन की छत वगैरह लगाते हैं या छप्पर ऊपर डाल देते हैं,
वो उसके ऊपर कुछ वजन चीज डाल देते हैं। जैसे टीन की छत है, चारों तरफ से क्या करेंगे, तो उसे ईंट से दबवा देंगे, है ना। और उस टीन की छत के ऊपर कुछ, जैसे घर में जो भी भारी चीज होंगी, कोई मान लो लकड़ी बच गई, उस लकड़ी को डाल देंगे। कुछ ईंट वीट बच गई, जब मकान में चिनाई चल रही थी, उसे डाल देंगे, ताकि जो टीन की जो छत है थोड़े वजन रहे उसके ऊपर, वो भारी रहे। कभी तूफानों में जब नीचे की हवाई टक्कर मार के उसे उड़ाना चाहे तो उठे ना, है ना। या गांव में देखते हो ना, छप्पर जो होता है उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे वो लकड़ी सी के पेड़ वेड़ से डाल देते हैं, ताकि उसके ऊपर एक वजन सा बना रहे। तो तूफानों में जब मकान की छतें उठ जाती हैं, वो से आप इसी से समझ सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय से कि अगर हवाएं तेज चल रही होंगी तो एक लो प्रेशर क्रिएट करेंगी, और धीरे चल रही होंगी तो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। इसी चीज को एक बहुत अच्छा डेली लाइफ के लिए एक्सपीरियंस के तौर पे आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि आप किसी प्लेटफॉर्म के बहुत ही नजदीक खड़े हुए हैं, और एक ट्रेन जो है वो आपके आगे से बहुत ही स्पीड से निकल जाए, बहुत ही स्पीड से ट्रेन निकल जाए, तो हम होता ना कि ट्रेन की तरफ को गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत ही स्पीड से अगर ट्रेन चल रही हो तो उससे आपको काफी दूरी बना के रखना चाहिए। कुछ नहीं, आजकल तो छप्परे टाइप के लोग लाल काले पीले बाल कर लेंगे, और उन्हें रील बनानी हर चीज पे। वो क्या करेंगे, अपना कैमरा ऐसे ऑन करेंगे और वो उसके नजदीक जाते हैं, ट्रेन के, तेज चलती हुई ट्रेन, देखो वंदे भारत ट्रेन के इतने नजदीक, और चलती हुई ट्रेन में सर लग जाता है उनका। कई बार तो उनकी लाइव वीडियो बन जाती है, एक दो रील तो मैं भी देख चुका हूं खुद। तो आपको दूरी क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने फिजिक्स तो पढ़ी नहीं होगी, है ना, कम से कम ये तो मान के चलना ही पड़ेगा। अगर फिजिक्स पढ़ी होती तो ऐसी बदतमीजी नहीं करते वो। अब जैसे मान लो कि आप कभी प्लेटफॉर्म के बहुत ही नजदीक खड़े हैं, है ना, ऐसे, और एक ट्रेन बहुत ही स्पीड से आपके आगे निकले। बेटा ट्रेन आगे ऐसे निकलेगी, यानी आपके जो आगे की हवाएं बहुत ही तेजी से बढ़ती है ना आगे, भाई मेरे आसपास हवाएं हैं, ट्रेन आएगी तो इन हवाओं पर टक्कर मार के खींच के आगे ले जाएगी। तो जब ट्रेन हमारे आगे से गुजरती है तो हमारे आगे बहुत ही तेज हवाएं चल रही होती हैं। ठीक है ना, वो प्लेटफॉर्म पर कई बार वो धूल सी मिट्टी उड़ती हुई दिखती है जब बहुत तेज ट्रेन निकलती है, गुजरती है। अगर उस प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकना, मान लो वंदे भारत ट्रेन है, पूरी की पूरी स्पीड से आई, तो जैसे ट्रेन पूरी स्पीड से आएगी तो मेरे आगे की हवा को खींच के ले जाएगी। अब जो मेरे आगे की हवा को जब वो खींच के ले जाएगी तो मेरे आगे हवाएं बहुत ही शांत हो जाएंगी, है ना, मतलब तेज तेज हवाएं निकलेंगी मेरे आगे से, तो हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो यानी कि बहुत जब तेज हवाएं चलती हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि वो लो प्रेशर को क्रिएट कर देती हैं। यानी जब मेरे आगे से ट्रेन गुजरेगी तो एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक कम दाब का क्षेत्र पैदा हो जाएगा। लेकिन कमर के पीछे तो हवाएं शांत हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा है, हाई, तो कमर के पीछे हाई प्रेशर है, ट्रेन गुजरने से हवाएं तेज चली, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो पीछे की हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागना चाहेंगी। तो इस चक्कर में मेरी कमर पर टक्कर लगेगी और हम चलती हुई ट्रेन में, अच्छा खासा मैं ऐसे खड़ा था पर अचानक से ऐसे झुक जाऊंगा मैं, तो चलती हुई ट्रेन में टक्कर लग सकती है। ठीक है, हमारे स्टेशन पे ऐसा हुआ सर, एक लड़के का डेथ हो गया, सीसीटीवी पर देखकर समझा ना, सीसीटीवी पे देखा होगा आपने कि वही दिखा होगा आपको कि पूरी स्पीड से ट्रेन गुजरती है तो आगे से हवाएं बहुत तेजी से निकल जाती हैं, आगे से हवाएं तेज निकलती हैं तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कमर के पीछे हवाएं शांत है, हाई प्रेशर है, तो पीछे की हवाएं आगे आना चाहती हैं तो टक्कर मारेंगी, तो इसलिए आपका मुंह टकरा जाएगा उस पर, है ना। ये सब बर्नौली की थ्योरम से आप समझ सकते हैं। आप कभी एरोप्लेन को देखना, उसके जो एयरफॉइल होते हैं ना उसे देखना कभी आप, अगर आप कभी एरोप्लेन को देखो ध्यान से, उसके अगर आप विंग्स पंख को ही देखो, अभी ये पंख है तो उसका आपको नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट दिखता है और ऊपर वाला हिस्सा हल्का सा कर्व शेप में होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं प्लेन से तो उसमें कई बार वो पंख दिख रहे होते हैं साइड में, है ना, वीडियो डालते हैं वो कई बार, तो आपने देखा होगा बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट और ऊपर वाला हल्का सा ऐसे कर्व शेप में होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा। तो अब ये वाला हिस्सा हल्का सा होगा कर्व शेप में। अब मान लो कि जो आपका जो प्लेन है बेटा रनवे के ऊपर भाग रहा है, तो जब नीचे जो हवाएं चलेंगी और जो ऊपर हवाई चलेंगे, में देखो फर्क क्या होगा। जो ऊपर हवाई चलती है ना, ये ऊपर वाला ऐसा कर्व शेप में इसलिए बनाया जाता है ताकि देखो यहां से बेटा हवाई चलेंगी और यहाँ पे बाहर निकलेंगी, तो यहां से हवाई चली और यहाँ पे बाहर निकली हवाएं। तो आप यहाँ बड़े ध्यान समझो कि अगर यहां से जब हवाएं घुसेंगी तो एक साथ ही बाहर निकलेंगी, पर जो नीचे हवाई चलेंगी उन्हें कम दूरी तय करनी है, ऊपर वाली हवाएं कर्व शेप के लंबी दूरी तय कर रही है। अगर उतने ही समय में अगर ज्यादा दूरी तय करनी है इन हवाओं को तो तेज भागेंगी। यानी जो हवाएं एरोप्लेन के ऊपर चल रही होती है बहुत ही फास्ट भाग रही होती हैं। अगर ऊपर वाली हवाएं बहुत तेज चल रही हैं तो यानी कि ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जब हवाएं तेज चलती है प्रेशर लो क्रिएट होता है, नीचे वाली हवाएं शांत चल रही हैं तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा, हाई। अब नीचे प्रेशर हाई होता है प्लेन के, ऊपर प्रेशर लो होता है, तो नीचे वाली हवाएं टक्कर मारती हैं और इस प्लेन को क्या करती हैं, उठाने में हेल्प कर देती हैं। तो एरोप्लेन का जो उठना है वो भी किस पे काम करता है, जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस बनेगा उतना ज्यादा उठाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो जब कोई ट्रेन बहुत फास्ट भाग रही होती है और आपको अपनी तरफ को खींच लेती है, या कोई हवाएं जब बहुत तेज चल रही होती है, मकान की छत उड़ जाती है, या कोई प्लेन जब पूरी स्पीड से भाग रहा होता है प्लेटफॉर्म पर, तो जो
एरोप्लेन उठता है, उन सब में हमने किसके हेल्प देखी कि हम सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय की हेल्प से। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि बर्नौली साहब ने हमें बताया क्या है, इन्होंने हमें बताया कि जब कहीं पे हवाएं बहुत तेज चल रही हो या कोई पानी बहुत तेज चल रहा हो, स्पीड ऑफ फ्लूइड बहुत ज्यादा हो, तो यानी कि वो हमें लो प्रेशर के बारे में बताता है ना। अगर हवाएं अगर स्पीड जो है फ्लूइड की बहुत ही धीरे हो तो हाई प्रेशर के बारे में बताता है। इस चीज को आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप बहुत ही गहरा जल देखो, मान लो कि आप कभी देखना, अगर आप समुद्र में जब बहुत सारे लोग जाते हैं ना, जो स्क्वाड ड्राइविंग वगैरह करते हैं, वो जो अगर आप मान लो कि समुद्र में बहुत ही नीचे गए है ना, तो समुद्र में हमेशा देखना नीचे जो समुद्र होगा ना वो हमेशा शांत होगा, वहां से ऊपर की तरफ उथल पुथल नहीं होगी कि ऐसे लहरें चल रही है। तो गहरे समुद्र हमेशा शांत क्यों होते हैं? हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हम जैसे जैसे पानी के अंदर घुसेंगे, जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो यहाँ जाएंगे और प्रेशर, यहाँ जाएंगे और प्रेशर, तो यानी अंदर गहराई में प्रेशर बहुत हाई होता है। और हमें पता है कि जहाँ हाई प्रेशर होगा यानी कि वहाँ फ्लूइड की स्पीड कैसी होगी, कम होगी, तो यहाँ पे पानी बहुत ही धीरे धीरे फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि जब फ्लूइड स्लो चलता है तो यानी कि वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो गहरे जल जो होते हैं वो शांत क्यों होते हैं? गहरे समुद्र गहरा पानी शांत इसलिए होता है क्योंकि नीचे प्रेशर कैसा होता है, हाई, और जहां पर भी प्रेशर हाई होगा तो उस फ्लूइड की स्पीड वहां पे कैसी होगी, कम होगी। तो ऊपर हमेशा आपको ऐसे लहरें से दिखाई देंगी क्योंकि ऊपर स्पीड ज्यादा होती है, ऊपर लो प्रेशर रहता है, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे प्रेशर होता है हाई, तो स्पीड कैसे रहेगी फ्लूइड की, कम रहेगी। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये सब हम बर्नौली साहब की थ्योरम से बता सकते हैं कि गहरा पानी शांत क्यों होता है ना। ये अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि एक कहीं पे पानी फ्लो कर रहा है तो जिस पॉइंट पे पानी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी यानी वहां पे पानी कम प्रेशर लगा रहा होगा, जहां पे स्पीड शांत होगी वहां प्रेशर ज्यादा लगा रहा होगा ना। ये सारी बातें हमने भी क्लास में समझी बर्नौली साहब की थ्योरम से। अच्छा, बर्नौली साहब ने की एक इक्वेशन भी है, अगर आप इसे देखना चाहो, बर्नौलीज इक्वेशन। मान लो बेटा किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक, और ये जो है हमारे पास ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये वाला जो एंड है और ये जो एंड है ये थोड़ा सा और बड़े से बनाने के लिए काम करते हैं हम इसे। ये बेटा यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, पानी भी हो सकता है ना, ये कोई गैस भी हो सकती है। ये मान लो कि ये वाला जो एंड है ये H1 हाइट पे है, ये H2 हाइट पे है, ठीक। तो हमारे से क्या कहा इन्होंने, बर्नौली साहब ने, कि जब किसी जगह पर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लूइड के पास में तीन एनर्जी होती है भाई। एक एनर्जी तो उसके पास में होगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। भाई कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो भाग रही चीज के पास गतिज ऊर्जा होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अच्छा, ये जो है जब इनसे हम कुछ हाइट पे भी ले रहे हैं इसे, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी। और फ्लूइड है तो भाई कोई प्रेशर भी लगाएगा, वो प्रेशर एनर्जी। जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसके पास तीन एनर्जी होती है। अगर आप कहीं पर भी किसी पॉइंट पर से मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, एकांक आयतन ले लिया, यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन समझ रहे हैं, जैसे एकांक आयतन का मतलब है कि आपने 1 मीटर क्यूब का आयतन ले लिया या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप एकांक आयतन ले लें यहाँ का और फिर एकांक आयतन ले लें यहाँ का, तो इन्होंने कहा कि किसी भी फ्लूइड में तीनों जो एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का योग सेम होता है। अगर इस एकांक आयतन में मैंने कुछ यहाँ फ्लूइड लिया, इसकी तीनों एनर्जी जोड़ के देखो और फिर इस वाले की तीनों एनर्जी जोड़ के देखो, अगर सेम सेम वॉल्यूम है, उतना ही आयतन मैंने यहाँ लिया, उतना ही आयतन यहाँ लिया, तो इस आयतन की, इस फ्लूइड का मैंने एकांक आयतन लिया, इस द्रव का एकांक आयतन लिया, यूनिट वॉल्यूम लिया, तो इसके तीनों एनर्जी का योग जितना होगा ना, इसके भी तीनों एनर्जी का योग उतना ही होगा। अब देखो, आप समझ भी सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा समझने की बात कोशिश करना। यानी कि तीन एनर्जी होंगी, एक होगा प्रेशर एनर्जी, एक होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, ये तीनों का सम होगा कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है और पोटेंशियल होती है एम जी एच, आप ये रो क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा हम यहाँ पे ना एकांक आयतन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रो का मतलब है ना, ये रो का मतलब है एम अपॉन वी, यानी ये रो मास ही है पर एकांक आयतन का मास है ये। तो ये रो है यहाँ पे, ये क्या है, एकांक आयतन का मास, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम है ये। तो यानी कि अगर हम एकांक आयतन की एनर्जी देखें, पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी देखेंगे, तो तीन एनर्जी होंगी, एक होगी प्रेशर एनर्जी, एक होगी दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, एक होगी
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हिंदी में लिखवा दूंगा अभी मैं इसे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एक हमारे पास में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हिंदी में लिखेंगे ना, दाब ऊर्जा, एक लिखेंगे एकांक आयतन की, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और ये क्या है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। तो उन्होंने कहा कि जब किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, कहीं पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो एकांक आयतन की तीन ऊर्जाएं हमारे पास मैंने ले ली, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा और दाब ऊर्जा। इन तीनों का योग रहता है कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप एक बात समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान से, अगर ये बेटा ये और ये वाला एंड लगभग लगभग सेम ही हाइट पे हो, तो यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम है ना, इसे तो मैं अभी हटा देता हूं, है ना। मान लो कि ऐसे समझो कि आप, या तो एक तरीके से समझो कि मान लो कि पाइप जो ठीक ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो हाइट लगभग नेग्लिजिबल है, तो मैंने इसे जीरो कर दिया, तो मेरे पास से दो एनर्जी बची। आप खुद सोचो, अगर इन दोनों एनर्जी का सम मुझे रखना है कांस्टेंट, इन दोनों का योग मुझे रखना है कांस्टेंट, अगर स्पीड बढ़ेगी तो इन दोनों को फिक्स रखना, अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये घटानी पड़ेगी। यानी कि जब स्पीड तेज होती है, जब फ्लूइड तेज भागता है, तो प्रेशर क्या डालेगा, कम डालेगा, या जब मैं स्पीड कम करूंगा तो प्रेशर क्या डालेगा, ज्यादा डालेगा। तो वही तो बात तो बताई मैंने कि हमें क्या बताया बर्नौली साहब ने कि जब स्पीड फ्लूइड की ज्यादा होती है तो लो प्रेशर डालता है, और स्पीड कम होती है तो प्रेशर ज्यादा डालता है। भाई आप एक बात समझो, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से मान लो कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो अभी मान लो कि ग्राउंड पे फ्लो कर रहा है, ये पाइप जो है ग्राउंड पे रखा है, तो हाइट तो नेग्लिजिबल है, इसे मैंने जीरो मान लिया, इसे हटा दो। अभी मेरे पास दो चीजें हैं, अगर मैं इन दोनों का सम अगर कांस्टेंट रखना है, अगर मुझे ये चीज बढ़ानी है तो ये कम करनी पड़ेगी ना। अगर स्पीड फ्लूइड की ज्यादा होगी तो यानी कि वो प्रेशर कम डालेगा, या स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या डालेगा, ज्यादा। इसे कम करेंगे तो इसे बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाएंगे तो इसे कम करेंगे। ये बात बताई हमें बर्नौली साहब ने, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हमने निकाल के आए, एक तो एक बार पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, तो वहां पे लिखेगा बर्नौली थ्योरम होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इन तीनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन इस वाली इक्वेशन से इंपॉर्टेंट है अगली लाइन, वो पेपर में आपसे कहेगा कि जो बर्नौली की जो थ्योरम है ये किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो बर्नौली थ्योरम में क्या बता रही है कि जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, जब कोई फ्लूइड बह रहा होता है, तो उसका किसी भी एकांक आयतन को यहां पकड़े, थोड़ा सा आगे पकड़े, एकांक आयतन को थोड़ा सा और आगे पकड़े, तो उन तीनों के एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं का योग सेम है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो अगर कोई मेरे से पूछ ले कि बर्नौलीज थ्योरम किस सिद्धांत पे काम करती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे, तो सब इंपोर्टेंट लिख के लिखेंगे बर्नौली थ्योरम वर्क्स on law of conservation of energy। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौलीज थ्योरम वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हम एकांक आयतन यहां पे लें और एकांक आयतन यहां पे लें, तो इसकी तीनों की एनर्जी, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल, और यहाँ की प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल, उनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बर्नौली की प्रमेय किससे काम करती है। अब ये 11th क्लास में इसकी डेरिवेशन कराई जाती है कि तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इक्वेशन बहुत कम पूछ रहा होता है। वो पूछ ये रहा होता है इसकी एप्लीकेशन की, ये इक्वेशन में बता क्या रही है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा होता है कि द्रव बहुत तेजी से भाग रहा होगा तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और धीरे धीरे चल रहा होगा तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब तूफान चलते हैं, छत के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती है तो लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, छत के नीचे हवाएं शांत होती है तो हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। हवाएं भागती है हाई से लो की तरफ को तो टक्कर मार के छत को उड़ा देगी। ये जब एरोप्लेन भाग रहा होता है तो उसके ऊपर हवाएं बहुत तेज चल रही होती है, स्पीड ज्यादा होती है हवाओं की,
तो प्रेशर लो क्रिएट करती हैं, और नीचे हवाएं शांत चल रही होती है तो प्रेशर हाई क्रिएट करती हैं। तो प्रेशर नीचे हाई ऊपर लो, तो नीचे की हवाएं टक्कर मारेंगी, एक धक्का देंगी और क्या करेंगी, इस प्लेन को आप इजिली उठा देंगी, है ना। ये कुछ बातें हमने यहां से करी हैं। देखो अगर आप पेपर के हिसाब से देखो तो पेपर में जनरली आपसे यही पूछता है वो कि बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत पे काम करती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे। निम्नलिखित में से बर्नौली की थ्योरम कौन सी है, 3-4 ऑप्शन लिख देगा, वो आपसे पूछ लेगा। ये आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि आंधी में छतों का उड़ जाना किस एक्सप्लेन कर सकते हैं, एरोप्लेन का उठना किस सिद्धांत पे काम करता है ना, चलती हुई ट्रेन किस पे काम करती है, बॉल हवा में जो स्विंग करती है, इन स्विंग आउट स्विंग करती है, उसे हम समझा सकते हैं बर्नौली की थ्योरम से। अगर आप वो भी देखना चाहते हो, सॉरी चलो देख लो। देखो इसे आपके पास में बेटा ये नई बॉल है ना, ये कोई न्यू बॉल है आपके पास। तो देखो बिल्कुल नई नई बॉल जो होती है उसे तो आपने देखा होगा कि उसे अगर आप थोड़ा सा ना उसकी सीम जो है फर्स्ट स्लिप की तरफ को रखोगे, छोड़ोगे तो बाहर की तरफ भागती है वो, थोड़ा अंदर की तरफ रखोगे तो अंदर की तरफ को जाएगी वो। तो डिपेंड करता है कि आप सीम को फाइन लेग की तरफ को रख रहे हो कि फर्स्ट स्लिप की तरफ रख रहे हो, उस हिसाब से आपकी बॉल स्विंग करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पिच से कोई खास मदद नहीं मिल रही होती है, बॉल जैसे छोड़ रहे हैं बिल्कुल वैसे की वैसे निकल जा रही है। तो फिर क्या होता है कि 2-4 ओवर के बाद में टीम के जो प्लेयर होते हैं वो पसीना वसीना लगा के बॉल का जो एक हिस्सा है उसे रगड़ना शुरू कर देते हैं, वो बॉल के एक हिस्से को चमकाने शुरू कर देंगे। तो बॉल का एक हिस्सा क्या करेंगे, वो चमकाएंगे और एक को छोड़ देंगे। तो एक हिस्सा साइनी साइड हो जाएगा चमकीला, ये मान लो इधर चमकीला हिस्सा है और इधर वाला है रफ हिस्सा जिसे आपने छेड़खानी नहीं की है। अब देखो अब ऐसी बॉल को जब आप छोड़ोगे हवा में, अब ये क्या करेगी, जब इस बॉल को हवा के अंदर आप छोड़ोगे तो बेटा जो साइनी हिस्सा है, जो चमकदार हिस्सा है, वहां से तो हवाएं इजिली निकल जाएंगी फिसल के। लेकिन जो रफ हिस्सा है, जब वहां से हवाएं गुजर रही होंगी ना तो उस रफ हिस्से में घूम जाएंगी, टर्बुलेंट हो जाएंगी, तेजी से घूमने लगेंगी। तो यहाँ पे हवाएं बहुत टर्बुलेंट हो जाएंगी, तो हवाएं बहुत तेज घूम रही होंगी किधर को, रफ हिस्से की तरफ। तो हवाएं तेज चल रही होंगी तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी रफ हिस्से की तरफ हो जाएगा लो प्रेशर, और इधर है हाई प्रेशर क्योंकि उधर हवाएं उतनी तेज नहीं चल रही। तो रफ हिस्से की तरफ, खुदरे हिस्से की तरफ लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, तो हवाएं टक्कर मारेंगी, उन्हें जाना हाई से लो की तरफ को, टक्कर मारेंगी और इस बॉल को इन स्विंग करा देंगी। तो जो नई नई बॉल होती है ना वो क्या करती है, रफ हिस्से की तरफ को जाती है। तो बैट्समैन ये देख रहा होता है, क्योंकि सर बाहर से जब वो बैट्समैन खेल रहा होता है ना तो बॉलर के हाथ में से साइनी हिस्सा दिखता है, तो उसने देखा कि साइनी साइड अगर बाहर है यानी कि बॉल अंदर आएगी, तो इन स्विंग के हिसाब से खेलेगा। कितनी 140 की स्पीड में बॉल आ रही है तब भी वो क्यों जज कर लेते हैं, क्योंकि बॉलर का हाथ देख रहे होते हैं वो कि साइनी हिस्सा बाहर है, बॉल अंदर आएगी, तो इन स्विंग के हिसाब से खेलेंगे। अब उसने देखा कि साइनी हिस्सा अंदर है यानी कि रफ हिस्सा बाहर है, तो यानी कि बॉल बाहर जाएगी, तो बॉल छोड़ पड़ता ही ऐसे भी छोड़ देगा वो। तो कई बार होता है बैट्समैन की बॉल डली और तुरंत ऐसे छोड़ दिया, थोड़ा उन्हें अपने ऑफ स्टंप का आइडिया भी होना चाहिए, वो खैर उनकी खुद की काबिलियत है, ठीक है। तो बॉल जो स्विंग कर रही है हमारी, इन स्विंग या आउट स्विंग कर रही है, वो बर्नौली की थ्योरम के हिसाब से हमने बता दिया। अच्छा यही बात जो बर्नौली साहब की मैंने बताई है मैग्नेस ने एक्सप्लेन की थी, मैग्नेस प्रभाव भी कह देते हैं कई बार इसे हम। तो जब बॉल आपकी हवा में चल रही है, तो जब बॉल चल रही है तो जिधर को साइनी हिस्सा है, जिधर को साइनी साइड है, उधर हवाएं धीरे चलती हैं, रफ हिस्से की तरफ को तेज घूमती है फंस के उसमें, तो रफ हिस्से की तरफ को हवाएं तेज चलेंगी तो लो प्रेशर और इधर हाई प्रेशर, तो टक्कर लगेगी साइनी हिस्से से रफ हिस्से की तरफ, तो यानी कि बॉल रफ हिस्से की तरफ को स्विंग करती है। तो ये हमारा नेचुरल स्विंग कहते हैं इसे हम। तो नेचुरल स्विंग में क्या होता है कि बॉल रफ हिस्से की तरफ को भागेगी। एक आपने रिवर्स स्विंग सुना होगा जो पुरानी बॉल करती हैं, उसमें क्या होता है, मान लो कि आप बॉल का जो एक हिस्सा है जिसे आप चमका रहे हैं, आप लगातार इसे पसीना दे रहे हैं, पहले तो थूक भी लगाते थे, अब कोरोना के बाद मना हो गया, तो अब लगातार थूक लगा रहे हैं, पसीना लगा रहे हैं एक हिस्से को। तो जब आप लगातार बॉल में ऐसा करते रहेंगे तो होगा क्या कि जिस बॉल को आप पसीना लगा लगा के चमका रहे हैं पूरी टीम, है ना, थूक लगा रहे हैं जिसके ऊपर, तो वो हिस्सा बॉल का भारी हो जाता है। यानी एक टाइम ऐसे बॉल धीरे धीरे पुरानी होने लगती है तो लगातार पसीना देने से एक हिस्सा हो जाएगा भारी। तो जैसे आप बॉल को छोड़ोगे तो बॉल क्या होगी, अपने वजन की वजह से उधर को आएगी, यानी फिर बॉल जो रिवर्स स्विंग में साइनी हिस्से की तरफ को भागने लगती है। तो जब बिल्कुल नेचुरल जो स्विंग होती है उसमें बॉल भागती है रफ हिस्से की तरफ को और रिवर्स स्विंग में भागती है साइनी हिस्से की तरफ को। तो पहले जब होता था ना उसमें वनडे क्रिकेट में भी एक ही बॉल का यूज करते थे, तो एक ही बॉल रहती थी, वो पुरानी भी होती थी, है ना। और दूसरा क्या होता था कि एक ही बॉल को आप लगातार पसीना पानी दे रहे हैं, लगातार पसीना पानी दे रहे हैं, तो बॉल क्या होती थी कि वो 25-30 ओवर के बाद जाके वो रिवर्स स्विंग करने लगती थी। तो बैट्समैन तभी फंसता था कि जब वो नेचुरल स्विंग को छोड़कर रफ रिवर्स स्विंग की तरफ को बॉल आती थी ना, तो उसमें कंफ्यूज रहता था कि वो साइनी हिस्सा अंदर है, वो अंदर के हिसाब से खेले कि बाहर के हिसाब से खेले। तो तब मिडिल ऑर्डर में बड़े विकेट गिरते थे। वकारी यूनिस बड़ा अच्छा बॉलर रिवर्स स्विंग का कहा जाता था उस जमाने में, वो 2-3 ओवर ही करता था शुरू में, अगर विकेट नहीं मिल रहे फिर बाद में आता था 4-5 ओवर करके 3-4 विकेट निकाल लेता था वो। तो वो खैर उसे भी आप समझा सकते हैं बर्नौली थ्योरम की हेल्प से ही, है ना। बर्नौली थ्योरम लिखा मिल जाए या मैग्नेस इफेक्ट, मैग्नेस प्रभाव लिखा मिल जाए, ठीक।
तो पेपर में जनरली आपसे ये बातें पूछता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन ये कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि आपके यहाँ जैसे मुश्किल ही है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछे। हाँ, अगर ये एएलपी टेक्नीशियन में सीबीटी 2 में होता है ये टॉपिक, तो फिर इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना थी, पर ये टॉपिक सीबीटी 2 में तो है नहीं, सीबीटी 1 में है। सीबीटी 1 में आसानी क्वेश्चन आते हैं, तो वहां यही पूछा है कि बर्नौली की थ्योरम किस सिद्धांत पे काम करती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। जब बाकी और बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग पेपर की, वो देख सकते हैं इसे, है ना? आप भी देख लो जब पढ़ी रहे। इसने कहा है यदि किसी वायुयान के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे के पृष्ठों पर वायु प्रवाह की गतियां क्रमशः 260 और 250 मीटर प्रति सेकंड हो, यदि पंखों का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर हो, तो उस पर आरोपित उत्पादक यानी कि ऊपर जो उठाएगा उसे, तो देन व्हाट वुड बी द लिफ्ट जनरेटेड, है ना? ये आपको बताना है। इसने आपसे कहा है कि जैसे मान लो कि आपके पास में एक एरोप्लेन है, ये थोड़ा सा इसे और ऊपर कर देते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया जैसे हमारे पास में अगर ये एरोप्लेन हो और एरोप्लेन में मैंने आप बताया कि इसकी शेप ऐसी रखते हैं कि इसके ऊपर हवाई तेज चले, धीरे चले, नीचे चले, धीरे। तो उसने भी यही कहा है कि जो ऊपर हवाई चल रही है वो चल रही है 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और नीचे हवाई चल रही है 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना? जब वहां पे हवाई तेज चलती है यानी कि वो लो प्रेशर क्रिएट करती है, और जहां पे हवाई शांत होती है वो हाई प्रेशर को क्रिएट करती है। यानी कि अब नीचे हवाई धीरे चल रही है तो हाई प्रेशर, ऊपर तेज चल रही है तो लो प्रेशर, तो नीचे हवा प्रेशर हाई है, ऊपर लो है, तो नीचे की हवाई टक्कर मारेंगी, एक एक क्या करेंगे कि लिफ्ट जनरेट करेंगे और इसे उठाने में हेल्प करेंगी। तो ये पूछ रहा है कि कितने फोर्स से ये इस प्लेन को उठाएंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा आपको पता है कि एरोप्लेन का उठना किस पे काम करता है? बर्नौली की थ्योरम पे। तो बर्नौली की थ्योरम क्या है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इजिकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो इस प्लेन के नीचे वाले हिस्से में जो हवाई भाग रही है, जो ऊपर वाले हिस्से में हवाई भाग रही है, अब दोनों के लिए बर्नौली की पर में लगा दो। तो नीचे वाले के लिए लिख देते हैं हम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, ऊपर वाले के लिए P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ पे एक बात समझना भाई, अगर मैं ग्राउंड से अगर चेक करूं यहाँ पे ग्राउंड से, तो आप खुद सोचो भाई कि जो ग्राउंड से अगर हम देखें तो जो नीचे वाला विंग है और जो ऊपर वाला विंग है उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क तो होगा नहीं भाई। नीचे वाले पंख और ऊपर वाले पंख में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़े ना है, यानी H1 H2 लगभग लगभग सेम से ही होंगे। तो इन्हें दोनों इससे बराबर है, इन्हें हटा देते हैं। तो P1 इसे ले जाओ इधर को, तो P1 माइनस P2 किसके बराबर आ जाएगा? प्रेशर का डिफरेंस किसके बराबर आएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर, इसे ले जाओ इधर, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस निकाल लो आप। तो हाफ, इसने आपको दे रखा है यहाँ पे कि जो डेंसिटी लेनी है आपको एयर की, वो कितनी लेनी है? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की, है ना? तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास में? ये 1। ठीक, डेंसिटी लेनी है मुझे 1। तो आप सभी को पता बेटा कि अच्छा हाँ, किलो न्यूटन बताना, मैं सोच रहा हूँ इतना छोटा आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कितना हमारे पास में 1, रो की वैल्यू ये यहाँ पे रो को ले लो कॉमन, अंदर कितना बचेगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना? अब हमारे पास में ये 1, ये कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना? और V2 की वैल्यू कितनी है? 260, तो 260 का स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर, ये सब आपको सोल्व करना है। तो प्रेशर डिफरेंस निकल के आ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूं मैं? आपको पता है ना प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं निकालना कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स के लिए प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो फोर्स का आएगा प्रेशर इंटू एरिया से। तो प्रेशर का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, दोनों ऊपर नीचे कितना होगा? तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। 260 में से 250 जाएंगे तो 10 आएगा, ए माइनस बी, और ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 510। तो सोल्व कर लो इसे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 5, यानी कि हो जाएगा 2550।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 255 और 0 है ना 2550। तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया 2550 और एरिया कितना है 500। जब आप सोल्व करेंगे तो 5 में 50 तो 12 1275 और 10 की पावर 3 तो 1275 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन आ जाएगा। 10 की पावर 3 का वाला होता है किलो, तो 1275 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। 1275 ये तो बेटा प्रेशर डिफरेंस आया 2550। उसने आपसे बोला है कि ऊपर की तरफ को जो है व्हाट वुड बी द लिफ्ट जनरेटेड इन किलो न्यूटन। बेटा न्यूटन होता है फोर्स, फोर्स निकालना आपको, प्रेशर डिफरेंस नहीं निकालना। ये प्रेशर ऊपर हवाई तेज चलने से प्रेशर लो पैदा हुआ, नीचे हवाई धीरे चलने से प्रेशर हाई हुआ, तो जो प्रेशर का डिफरेंस बना इस प्रेशर डिफरेंस ने कितना धक्का मारा ऊपर को वो निकालना है। तो इस एरिया की मल्टीप्लाई भी करनी है आपको। तो जो बच्चा केवल ये लिख रहा है ना 2550 गलत है उनका, वेंकटेश का ये भाई ये तो आपका 2550 देख के आप पेपर में भावुक हो जाओगे 2550 आ गया, पर वो तो प्रेशर डिफरेंस आया। आपको निकालना है फोर्स, ऊपर की तरफ कितना बल लगा, बल न्यूटन में नापते हैं, तो फोर्स आएगा प्रेशर इनटू एरिया से, तो 2575 किलो न्यूटन आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। क्या रिसा आपका मन करे देखने का देख लो, वरना छोड़ भी सकते हो, कोई इतना खास फर्क पड़ना नहीं है इससे, ठीक है। अच्छा, तो एक आपको ये ध्यान रखना था। इसके अलावा आप यहाँ क्लास में आगे बढ़ेंगे तो हमने पास्कल का नियम पढ़ लिया, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करते हैं, इस पे हवाई जहाज का उठना किस पे काम करता है, बर्नौली की थ्योरम पे, है ना। इस तरह की कुछ बातें हमने पढ़ ली हैं क्लास में। अब हम आएंगे सीधे सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव की तरफ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सरफेस टेंशन, H1H2 कट गया कैसे, वेक्टर ध्यान से सुनोगे ना पता चल जाएगा H1H2 कैसे कट गया ना। जब ध्यान नहीं होगा ना तो फिर पता नहीं चलेगा कैसे कट गया, फिर ऐसे कट जाएगा जैसे क्लास में कट गया तुम्हारा अभी, राजी कैसे कट गया H1H2। पूरी बात बताइए मैंने तुम्हें अभी। मैंने कहा कि भाई ये जो नीचे वाले हिस्सा है प्लेन का, ऊपर वाला हिस्सा जो है अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो नीचे वाला हिस्से की मान लो हाइट जो है H1 है, ऊपर वाले की H2 है, तो H1 H2 में कोई बहुत बड़ा फर्क थोड़ी ना होगा, अप्रोक्सीमेट सेम ही हाइट होगी। जब ग्राउंड से आप नापोगे, एक की हाइट मान लो आ रही है 2 किलोमीटर, एक की आ रही है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस 1.5 मीटर की ओर आ रही है, तो लगभग लगभग सेम ही है। तो ऊपर नीचे जो है ये जो H1 H2 है लगभग लगभग सेम हाइट है, इसलिए मैंने इन दोनों हिस्सों को काट दिया है, ठीक है। आगे आएंगे एक दो क्वेश्चन है। अब आएगा देखो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर के लिए। सरफेस टेंशन, सर मेरे पास आपका साइंस स्पेशल 22 भी था, उसमें आपने इतना नहीं पढ़ाया। अरे भाई हम कोई रोबोट थोड़े ना है कि हर क्लास में बिल्कुल सेम ही चीज चलेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, और दो थोड़ा बहुत तो हर क्लास में अपडेट होता ही है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था साइंस स्पेशल, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं, अब से 4 साल 5 साल हो गए, 2019 के आसपास शुरू किया था, 18 या 19 में, है ना। तब मैं टोटल ही 45-47 क्लास में पूरा साइंस स्पेशल पढ़ा देता था, है ना। तो अब तो 90 क्लास लग जाती हैं, 80-85 क्लास लग जाती हैं, हर साथ में अपडेट होता रहता है कंटेंट। 500 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐसे मन किया मेरा एमडी करने का ना, ऐसे कर दिया मैंने, चलो यार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 से आंसर नहीं आ रहा था इसलिए कर दिया, है ना। मूर्ख भी तो हैं बच्चे, पढ़ना भी तो नहीं जानते। यहाँ लिखा क्या है, ये प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और हमें देखना कि कितना फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, 4 बार बताया क्लास में, प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया दे नहीं रखा उसने तो 500 वर्ग मीटर, 500 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए क्या फोर्स क्या होता है, ये प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ चुके हो तुम क्लास में, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर डिफरेंस तो आपने निकाल लिया, तो जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर की तरफ को धक्का लगेगा, फोर्स लगेगा, तो कितने एरिया पे लगेगा, तो प्लेन का जो एरिया दे रखा पंखों का वो 500 दे रखा है। किसी को ये नहीं पता चल रहा कि ये दोनों क्यों काट दिए, किसी को ये नहीं पता चल रहा कि 500 की मल्टीप्लाई क्यों कर दी। ये मुझे लग रहा है मैंने फर्जी ऐसे क्वेश्चन ले लिया है, रहने देता तो ठीक रहता। अब आते हैं सरफेस टेंशन पे, पृष्ठ तनाव पे सरफेस टेंशन। देखो कोई भी जो लिक्विड हो, हाँ 2019 से पढ़ा बीएस, देखो बीएस को पता होगा। सर मैंने आपको सेंस 4 लिया था, टोटल क्लास 38 लगी थी, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, 3 साल रेस्ट करना पड़ा। रोहित बड़ी खतरनाक तबीयत खराब हुई भाई तुम्हारे, 3 साल का रेस्ट। तो अब स्वास्थ्य भाई ठीक है तुम्हारा, 3 साल का तो बड़ा लंबा
सकता है। साइंस स्पेशल 4 मेरा कैरेविल पर पहला साइंस स्पेशल था। उससे पहले यहाँ पे नितिन ग्रेवाल सर पढ़ाते थे, तो शुरू के 3 साइंस स्पेशल उनके थे, चौथा मैंने लिया था। अब उसका तो ये 25 तक पहुंच गया है मामला। उनमें से एक और लिया था सर ने शायद, तो लगभग 20 साइंस स्पेशल मैंने पढ़ा दिए यहाँ पे। अच्छा, वो मेरा पहला साइंस स्पेशल था। चलो खैर, आप यहाँ जाओ, बात ज्यादा नहीं करते। अब देखो सरफेस टेंशन, तो कोई भी लिक्विड हो, कोई भी तरल हो, हर एक लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है। कोई भी लिक्विड ये चाहता है कि वो कम से कम एरिया में, कम से कम क्षेत्रफल में रहे। लिक्विड सुकुड़ कर एक ही कोने में रहना चाहते हैं, बिल्कुल चुपक सी ऐसे आराम से, कोई देख ना ले, आराम से पड़े रहो एक ही कोने में, उनकी टेंडेंसी ऐसी है। अब मान लो कि मैं भी अगर आज के बाद ये चाहूं कि मुझे कम से कम एरिया में रहना है, तो मुझे अपने आप को पूरा सुकोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं अपनी बॉडी को पूरा सुकोड़ूंगा, आप भी ऐसा करके देखो, तो आपको अपने शरीर में खिंचाव सा लगेगा ना, शरीर खिंच रहा है। जब सुकोड़ना शुरू करोगे तो किसी भी एक मुझे डू नॉट वेस्ट टाइम, इसे भगाते हैं क्लास में ना, ये ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें ना, है ना, ये फालतू नेतागिरी नहीं करनी क्लास में। बस इसका शेखर का हो गया काम, डिस्टर्ब तो इसने करा क्लास को ना 30 सेकंड। तो क्लास में ऐसा कोई बच्चा ज्ञानी ना बने बिल्कुल भी। हमें कब टाइम वेस्ट हो रहा है, कब नहीं हो रहा, हमें सब पता है। अब कोई भी जो लिक्विड है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम एरिया में रहना चाहता है। मैं भी चाह रहा हूं कि मुझे कम से कम एरिया में रहना है, तो मुझे अपने आप को सुकोड़ूंगा मैं, तो मेरे अंदर एक खिंचाव सा महसूस होगा। तो ऐसे कोई भी लिक्विड जो है, वो जब कम से कम एरिया में रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी ऐसी है, तो अपने आप को चारों तरफ से सुकोड़ेगा वो। जब लिक्विड अपने आप को चारों तरफ से सुकोड़ रहे होते हैं ना, तो उनके ऊपर भी खिंचाव सा पैदा हो जाता है। एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली, एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है। और ये जो झिल्ली से उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक लेयर जो क्रिएट हो जाती है, इसी का फायदा उठाकर मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मच्छर मक्खी, कीट पतंगे, धूल मिट्टी पानी के ऊपर क्यों टिक पाती है? पानी के पृष्ठ तनाव, पानी के सरफेस टेंशन की वजह से। क्योंकि पानी की टेंडेंसी अपने आप को सिकोड़ के रखना। जब पानी अपने आप को सिकोड़ने लगेगा, तो उसके ऊपर एक लेयर से बन जाएगी, खिंचाव सा पैदा हो जाएगा। तो इस खिंचाव का यूज करके मच्छर मक्खी उसके ऊपर बैठ जाएंगे। लेकिन हम इंसान हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है कि भाई साहब मच्छर मक्खी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं पानी के ऊपर बैठ के, हम तो नहीं बैठ पा रहे। तो हम चाहते हैं कि मच्छर मक्खी भी ना बैठे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मच्छर मक्खी पानी के ऊपर ना बैठे, उनका जो लार्वा होता है ना, मच्छर मक्खी का जो अंडे होते हैं, जिससे मच्छर मक्खी पनपते हैं, आपको अगर उसकी ग्रोथ रोकनी है कि मच्छर मक्खी आपके एरिया में ज्यादा ना हो, तो आपने एक संदेश अभी आना शुरू हो जाएगा रेडियो में, टीवी में, कि कृपया अपने कूलर का जो पानी है वो रोज बदले। भाई अगर आप पानी वाला कूलर में टिका हुआ है, तो उसे रोज फेंक देंगे, तो जो उसके लार्वा है, अंडे वंडे हैं मच्छर के, मर जाएंगे वो। लेकिन अगर आप डेली पानी नहीं भी बदल पा रहे हैं, और आपको पता है कि डेंगू का जो मच्छर हो तो साफ पानी में पैदा होता है, और कूलर में आप साफ पानी डालोगे, गंदा डालोगे नहीं, ये स्मेल आएगी नहीं। तो साफ पानी आप भर रहे हैं, तो अगर वो कई कई दिन तक भरा हुआ है, तो उसके अंदर फिर मच्छर पनप सकते हैं। तो वो कहते हैं डेली पानी बदलो और सुखाओ अपने कूलर को। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप पानी डेली नहीं बदल पा रहे हैं, हफ्ते में एक आध बार सुखा भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप एक ढक्कन मिट्टी का तेल पानी के अंदर मिला दो। क्योंकि जब पानी के अंदर केरोसिन ऑयल मिलता है ना, मिट्टी का तेल मिलता है, तो पानी के अंदर मिलकर पानी के खिंचाव को, उसकी टेंडेंसी को समाप्त करता है। तो अब पानी के अंदर खिंचाव होगा ही नहीं, तो उसका जो अंडे हैं वो मच्छर को टिक ही नहीं पाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। तो मच्छर मक्खी पानी के ऊपर ना बैठ पाए, तो आप उसके अंदर केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल मिला सकते हैं। या अगर आपके आसपास कहीं गहरा सा गड्ढा हो गया है, वहां पानी भर गया है एरिया में, मच्छर पनपते हैं वहां पे, अब आप कितना मिट्टी का तेल मिलाओगे, मिट्टी का तेल वैसे भी उड़ी जाता है, डीजल पेट्रोल ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, सर्फ भी मिला सकते हैं। हमारी मम्मी घर में कई बार जब कपड़े धोती है, तो अगर पुराने बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हों, तो उन्हें पहले डिप करके रखती है बाल्टी में 2-3 घंटे। क्यों? उन्हें पता भाई पानी के अंदर जब हम सर्फ मिलाएंगे, तो पानी का सरफेस टेंशन, खिंचाव समाप्त हो जाएगा। तो अब उसके अंदर जो कपड़े भिगोए जाएंगे, उन कपड़ों के अंदर बारीक बारीक रेशे तक अंदर तक पानी पहुंचेगा। आप कभी ना कोई शर्ट ऐसी या पैंट ना पानी में से भिगो कर रख देना वैसे ही, फिर बाद में देखना आपको अगर उसे अंदर से कई जगह वो सूखी सूखी दिखेगी, हर जगह तक पानी नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप उसे सर्फ के मिला दोगे पानी में, तो पानी खिंचा हो जाएगा समाप्त। अब उसके अंदर आप कपड़ा डुबोगे, तो पानी उसके बहुत अंदर तक, रेशे तक पहुंच जाएगा। और आप सर्फ के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल तो है ही, जब आप सरगड़ा मारोगे ब्रश व्रश से, तो जो पानी अंदर तक घुसा हुआ है, तो जो पानी बाहर से निकलेगा, तो अपने साथ धूल मिट्टी को खींच के ही बाहर निकलेगा, कपड़े बढ़िया साफ धुलेंगे। तो हम पानी में सर्फ भिगो के क्यों, कपड़े भिगो के रखते हैं, ताकि पानी का सरफेस टेंशन समाप्त हो जाए, है ना, वो जो अंदर बारीक से बारीक रेशे तक पानी पहुंचे। तो मच्छर मक्खी पानी के ऊपर क्यों टिक पाते हैं? पानी के सरफेस टेंशन की वजह से, पानी की टेंडेंसी की वजह से, कि पानी कम से कम एरिया में रहना चाहता है। मच्छर मक्खी पानी के ऊपर ना टिक जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? केरोसिन ऑयल मिला सकते हैं, है ना, या कपड़े धोने का सर्फ मिला सकते हैं। एक तरीका और होता है कि आप पानी को गर्म करना शुरू कर दो। जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं ना, उबालते खद्दे लगते हैं उसके अंदर, तब भी उसका खिंचाव समाप्त होता है।
तो टेम्परेचर बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट ये फटाफट लिख लेते हैं, फिर आएंगे उस पॉइंट पे जो पेपर में आएगा। तो फर्स्ट लिखेंगे मॉस्किटो insects etc can sit on water. Mosquito insects etc can sit on water. Mosquito insect etc can sit on water because of surface tension. मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि, मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। मॉस्किटो इंसेक्ट्स एटसेट्रा कैन सिट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। सेकंड लिखेंगे टू रिड्यूस the value of surface tension, to reduce the value of surface tension kerosene oil or detergent powder is used। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। थर्ड, टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से पृष्ठ तनाव का मान घटता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। तापमान के बढ़ने से पृष्ठ तनाव का मान घटता है। तापमान के बढ़ने से पृष्ठ तनाव का मान घटता है। ठीक है, तो मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ पाते हैं पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए केरोसिन या डिटर्जेंट पाउडर का हम यूज करते हैं। तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव का मान घटेगा, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। हिंदी भाई लिख लो, तो मैं सुन नहीं रहा, हिंदी में 4 बार बोली एक बात ये नहीं लिख पा रहे, इतना हिंदी नहीं आती तुम्हें लिखनी कि मच्छर मक्खी पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। मतलब टीचर तो लिख दे, टीचर डबल मेहनत कर ले, हम नहीं कर ले, है ना, हमारे हाथ दुख जाएंगे। गजब बच्चे हैं भाई। मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि, मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। ठीक, पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल भी लिख लेना, मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने का सर्फ का उपयोग किया जाता है। ठीक, और ये तो मैंने लिख ही दिया कि तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव का मान घटेगा, है ना। ये समझ गए होंगे तुम, हिंदी वाले भी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ये। मैं कितनी कहानी सुना लूं इसमें, चाहता तो मैं आपको ये शुरुआत इसकी करके अभी आधा घंटा इसके ऊपर कहानी सुना सकता हूँ सरफेस टेंशन के, लेकिन पेपर में आना यही। ठीक है, एक और कार आ गया, कह रहे थोड़ा बड़ा लिखिए भाई। बड़ा अब तो मैं हिंदी में भी चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, बड़ा भी चाहिए। बड़ा लिखा तो है ये। अरे तो बहुत
बेहतरीन कैमरा लगा हुआ है इसमें क्लास में, ये इतना दिख जाएगा ये, है ना। कोशिश करोगे समझने की तो आएगा, है ना। दिक्कत क्या है कि बारे में समझ में ही नहीं आ रहा होता है, हमें लग रहा है कि लेटर छोटे हैं, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा तो है नहीं ना, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम साथ साथ लिख रहे हैं, है ना। तो साथ साथ लिखा करो। ये तो मैं ऐसे लिख देता हूं अपने लिए, आप लोगों के हाथ में पेन होना चाहिए और अपना लिखो, है ना। तो जो बच्चा लिख नहीं रहा ना, खाली सुन रहा है, उसे दिक्कत आएगी। मैंने एक एक लाइन बोल ली है, आप लिखते रहोगे, आपको जब लिखोगे ना, आपको लिखा हुआ भी समझ में आएगा। जब मैं साथ साथ ऐसे बोल रहा हूं यहाँ पे कि मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव के से बैठ पाते हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो ना लिख रहे हो, आप मोबाइल चला के सुन रहे हो, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो बच्चा केवल मोबाइल चला के इस क्लास को देख रहा है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये 100% लिख के रख लो। अगर आप सारी की सारी क्लास केवल मोबाइल चला के बैठेंगे और सोचेंगे कि पीडीएफ जो डेली मिलते हैं उन्हें डाउनलोड कर लेंगे, नहीं हो रहा सिलेक्शन। ये धोखा दे रहे हो अपने आप को, घर वालों को भी। नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता। या तो फिर आपको पहले से इतना ज्यादा आता है, आपने बस ये बैच ले लिया ऐसे ही, तो भले ही हो जाए। अगर आप इस बैच को पढ़ के सिलेक्शन चाह रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं होगा भाई, एक भी बच्चे का नहीं होगा। तो जो भी खाली मोबाइल चला के जिसने पूरी क्लास आज तक देखी है, कोई फायदा नहीं है। उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लग सकता है। अगर आप साथ साथ नहीं लिख रहे हैं, ये घर वालों को बोल दो कि मैं केवल टाइम पास कर रहा हूं, मेरे लिए कहीं नौकरी ढूंढ लो, मेरा नहीं होगा, मेरे अंदर मेहनत करने की काबिलियत नहीं है, ये घर वालों को बता देना ईमानदारी से। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अच्छा, अब इसमें पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि जो वर्षा की जो बूंद होती है, जो रेन ड्रॉप होती है, ये गोलाकार क्यों होती है, ठीक है। तो वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव की वजह से। भाई वर्षा की बूंद क्या है, किससे मिलकर बनी है, पानी। पानी तो एक तरल है, लिक्विड है, और लिक्विड की टेंडेंसी कैसी होती है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है कम से कम एरिया में रहने की। तो पानी अपने आप को चारों तरफ से सुकोड़ करता है, क्यों, कम से कम जगह घेरे, अपने आप को चारों तरफ से सुकोड़ कर स्फेरिकल शेप में, गोलाकार शेप में कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को पानी चारों तरफ से सुकोड़ कर। और आप ध्यान रखना, अगर हमारे पास, ये मैथ में भी क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन में भी, अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम हो, समान आयतन हो, यानी 2 ml पानी मैंने यहां रख दिया, 2 ml पानी यहां, 2 ml पानी यहां, वॉल्यूम सेम है, 2 ml 2 ml 2 ml, तो सबसे कम जो एरिया घेरेगा वो कौन सी आकृति घेरेगी, ऑप्शन दे देगा क्यूब, घन, बेलन, एक आपको स्फीयर, गोला। अगर वॉल्यूम सेम हो तो सबसे कम जगह जो घेरता है ना बेटा, गोला घेरता है, तो वही 2 ml पानी सबसे कम क्षेत्रफल तब घेर रहा होगा अगर वो अपने आप को गोले की शेप में बदल ले। तो इसलिए वर्षा की बूंद अपने आप को गोलाकार बनाती है ताकि वो कम से कम एरिया में रहे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल, रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार, वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने आपको यहाँ पे जो लाइनें लिखवाई हैं, अब मैं आपके सामने एक पीडीएफ खोलता हूं। जितनी मैंने यहाँ पे लाइन नहीं लिखी, हर लाइन आपको पेपर में आई हुई दिखेगी, अब देखना। एक भी लाइन हमने यहाँ पे जो आपको बताई, एक भी एक्स्ट्रा फालतू लाइन नहीं है। और हर एक क्वेश्चन को आपको करने के केवल 5 सेकंड मिलेंगे। 5 सेकंड से ज्यादा अगर आप समय ले रहे हैं तो फिर उसे गलत की कैटेगरी में ही माना जाएगा, है ना। तो कोशिश करेंगे बस क्वेश्चन को स्पीड से पढ़े और 5 सेकंड के अंदर आंसर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे थका हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं शुरू में ही। इसमें तो खैर 3 ही सेकंड लगेंगे आपको। इसमें लिखा है द शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू। ये कह रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, किसके कारण। तो अभी मैंने लिखा है आपको, द रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, है ना। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव की वजह से। तो इसमें मैं टाइम नहीं खराब करूंगा मैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, और इसमें आप पहले लिखेंगे क्वेश्चन का नंबर 11, फिर उसके आगे लिखेंगे ABCD। ये करो, इंदु, हरिकेश, विपिन, नवनीत, ऋचा, स्नेहा, ये बच्चे कितने बढ़िया हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा तब आंसर आया, कोई बीच में फालतू बकवास नहीं, कुछ नहीं, अपने काम से काम।
ऐसे बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, फिर उनका फोटो खिंच रहा होता है और तुम बस खाली उनके इंटरव्यू देख रहे होते हो। हम्म। अब इसमें लिखा है ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड अज्यूम स्पेरिकल शेप, तो तरल की बूंद गोलाकार ग्रहण आकार करती है। तो कह रहा है कि जो कोई तरल जो है, जो लिक्विड है, जैसे पानी की बूंद गोलाकार आकार ही ग्रहण क्यों करती है, इसके वजह क्या है। इसने ऑप्शन लिखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड, ए स्पेयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, ए स्पेयर हैज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक इन लिक्विड, कुछ ऐसे ऑप्शन लिखे। बेटा वर्षा की बूंद का गोलाकार आकार ग्रहण करने की वजह हमने अभी पढ़ी है, क्योंकि कोई भी जो पानी की जो बूंद है, कोई भी लिक्विड की जो बूंद है, वो गोलाकार आकार ग्रहण करती है ताकि वो कम से कम एरिया में रहे। और मैंने कहा कि सबसे कम एरिया किसका होता है, स्पेयर का, गोले का। अगर हम उतना ही आयतन में सेम उतना ही पानी मैं यहाँ पे फैला दूं, उतना ही पानी यहाँ, तो अगर ये पानी अपने आप को बेलन की शेप में बनाए और ये बनाए गोले की शेप में, तो इसका सरफेस एरिया कम आएगा। तो वर्षा की बूंद या कोई भी लिक्विड की बूंद गोलाकार आकार ग्रहण इसलिए करती है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है, गोले का, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एक ऐसे ही, एक यहां देखो। हम्म, रमन वेंकट वेंकटेश, रीचेक करो भाई क्वेश्चन। हम्म, यहाँ पे लिखा है उसने कि द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया ड्यू टू, किसी द्रव के सिकुड़ कर न्यूनतम आकार घेरने की प्रवृत्ति ये कहलाती है। इसे हम कहते हैं बेटा सरफेस टेंशन, इसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, है ना, न्यूनतम आकार घेरने की प्रवृत्ति। एक क्वेश्चन देखो ये, बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज। ये हमने आज ही पढ़ा कि बर्नौली के जो प्रमेय है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करती है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे, है ना। तो ये हम कर चुके हैं, तो उसमें फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे हम। अच्छा, दूसरी चीज, सोप क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल, साबुन सतहों को सिद्धांत के आधार पर साफ करती है। तो बेटा साबुन या सरफ जब पानी मिलता है तो सरफेस टेंशन को कम कर देता है, इससे पानी अंदर तक पहुंच जाता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है इससे, सरफेस टेंशन से। एक ही करो।
व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन यूजली डिक्रीजेज। आंसर क्या बनेगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर में बिल्कुल हम एंड से में जा रहे हैं। अब यहां पर लिखेंगे लास्ट में एक चीज लिखनी है हमें, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स सहसंजक बल। कल ये चैप्टर हमारा जो है ना खत्म करेंगे, कल लास्ट है इस चैप्टर का, सहसंजक बल, और एक लिखेंगे एडेसिव फोर्स, असंजक बल। ठीक, एक कोहेसिव और एक क्या है? एडेसिव। ठीक है, तो एक हमारे इसमें साइंस स्पेशल 23 वाले बच्चे भी हैं इसमें, तो उनका कल लास्ट डे होगा, ये उनका समाप्त हो जाएगा। फिर बाकी हम इसके बाद परसों से हम इसमें फिर ऑप्टिक्स शुरू करूंगा मैं इस क्लास में ना। बच्चे कई कह भी रहे थे जिसमें ऑप्टिक्स पढ़ाओ, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे फिर, तो इनका कल लास्ट क्लास है, लास्ट टॉपिक है कल, आराम से ठीक है खत्म करेंगे। तो सहसंजक और असंजक बल क्या होते हैं? जैसे कोई सी फोर्स है, आपने क्या किया, जैसे बेटा यहाँ पे पानी लिया और उस पानी को यहाँ पे बिखेर दिया ऐसे, ठीक है, ये पानी आपने बिखेर दिया। अब ये पानी का ही एक मोलिक्यूल, भाई इतने हिस्से में तो बहुत सारे अणु होंगे पानी के, अरबों खरबों होंगे, तो पानी का ही एक अणु पानी के ही दूसरे अणु पर जो बल लगा रहा है ना, उसे हम कहते हैं कोहेसिव। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगते हैं कोहेसिव कहलाते हैं। जब मैंने शर्ट पहन रखी है तो उसका एक रेशा पकड़ो, तो एक रेशे का ही एक पार्टिकल जो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वो कोहेसिव है। तो कोहेसिव फोर्स होते हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले, कि पानी का मोलिक्यूल्स पानी पे लगा रहा है, तेल का मोलिक्यूल तेल पे लगा रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेंगे वो हमारे कहलाएंगे कोहेसिव फोर्स, वो हमारे कहलाएंगे सहसंजक बल। लेकिन अगर मैं इस पानी के ऊपर एक सूती कपड़ा डाल दूं, कपड़ा, तो पानी और सूती कपड़े के मोलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगेंगे वो हमारे कहलाएंगे एडेसिव। तो पानी और सूती कपड़े के बीच में, तो पानी लिया उसके ऊपर सूती कपड़ा डाल दिया, तो सूती कपड़ा पानी को पी लेगा, तो सूती कपड़ा पानी के मोलिक्यूल्स के जो बल लगेगा वो हमारा एडेसिव कहलाएगा। यानी कि दो चीजें ऐड हो रही है वहां पे, तो अलग अलग पदार्थ के अणु हैं, कपड़ा पानी, कपड़ा तेल, तो एडिसिव है। एक ही पदार्थ है तो कोहेसिव है, तो कोहेसिव में लिखेंगे हम द फोर्सेज between the molecules of same substance, the forces between the molecules of same substance are called cohesive force। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले भाई बुरा मान जाते हैं, हिंदी में लिख देते हैं हम। एक ही पदार्थ के, हालांकि मैं इतना हिंदी लिखता नहीं हूं, पर इस क्लास में क्या रेलवे वाले बच्चे थोड़े ज्यादा हैं, रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है, बस इस वजह से लिख रहा हूँ, वरना तो लिखवाता मैं तुम्हारे से ही है अगर ये बैच में रेलवे वाले बच्चे ज्यादा ना होते। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल सहसंजक कहलाते हैं, सहसंजक कहलाते हैं। और साथ में अगर आप खुद भी लिखोगे ना मेरे साथ साथ, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, बढ़िया आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सुनने से भाई बात नहीं बनती, ये बात आज सीख लो चाहे 6 महीने बाद सीख लो। एडेसिव में लिखेंगे द फोर्सेज बिटवीन द molecules of different substances are called adhesive force। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल असंजक बल कहलाते हैं, असंजक बल कहलाते हैं।
अलग अलग पदार्थ के बीच में, ठीक है। तो अलग अलग के बीच में लगेंगे, वो कहलाएंगे असंजक। अब हम ये आपने समझा, इसके बाद हम दोबारा से सरफेस टेंशन और पे दोबारा आएंगे कैपिलरिटी एक्शन पे। उन दोनों को एक बार हम कंपेयर भी करेंगे। तो सरफेस टेंशन का भी मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है भी आपको, इसके बारे में थोड़ी सी बात हम और आगे भी हमें करनी है। अभी हमने आज केवल क्या पढ़ा कि किसी लिक्विड की एक टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति कि वो तरल कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहे, उस प्रवृत्ति का नाम ही सरफेस टेंशन है। और इस टेंडेंसी की वजह से ही एक खिंचाव आ जाता है पानी के ऊपर, तो मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ पाते हैं। उस खिंचाव को समाप्त करना है तो मिट्टी का तेल का यूज कर लो या सर्फ का यूज कर लो। और लिक्विड अपने आप को कम से कम एरिया में रखने की जो टेंडेंसी है, उस वजह से हमेशा वो गोलाकार शेप की में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, स्पेरिकल, क्योंकि स्पेयर का वॉल्यूम कम होता है ना, ये हमने समझा, ठीक है। उसके अलावा और हमने इसमें कोई सी एडिसिव की तो खैर सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, कई बार आ जाती है, इसे हम कल रिलेट करेंगे इसके साथ में। ये बच्चा कह रहा है कि वैसा थोड़ी कम है सर, साइंस 23 की ना, हाँ तो मैं एक बार कल बात कर लूंगा जब आपका खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास रिवीजन का टाइम भी होना चाहिए। कब है इसकी लास्ट वैलिडिटी बताना मुझे एक बार, हाँ क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि 25 वालों की तो बहुत ज्यादा है, उनकी तो बढ़ नहीं पाएगी, उनके तो 1 साल की हमने पहले ही कर दी, इसकी शायद 6 महीने की थी, है ना। लीवर का हम क्लास डलवा देंगे वेक्टर, एक टेंशन मत लो। अब एक इसमें साइंस 23 का पहले मुझे बताओ कि कल मेरे पास कुछ टेलीग्राम पे भी बच्चों के कमेंट आ रखे थे, और उसमें हम्म मार्च, इस मंथ में, मार्च में ही है, फिर तो बढ़वा देंगे मार्च तो भाई, क्योंकि है ना अभी तो खत्म हुआ है, तो कोई नहीं, बोल देंगे उनसे, कोशिश करेंगे। हालांकि ये जेन्युइन है आपका, इसलिए बढ़ जाएगी, वरना ये सब मैनेजमेंट का होता है। 23 की हम कोशिश करते हैं बढ़वाने की, कि आपको देखो, आपका केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस तो बहुत पहले खत्म हो चुका है उस बैच में, तो उसको तो आप प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, इसकी बढ़वा देंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, इस वजह से नहीं बैठ पाते, खिंचाव होगा ही नहीं, कोई मेम्ब्रेन झिल्ली बनेगी नहीं पानी के ऊपर, इसलिए, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।